अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ उर्दू नावल जुनूनियत का पार्ट 6। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। तो वो चलते हैं अब नावल की तरफ। चाचा गाड़ी रोकें प्लीज़, जल्दी गाड़ी रोकें, आगे बिल्ली है, गाड़ी रोकें ना प्लीज़। वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि एक ही लाइन में कितनी दफ़ा इसको गाड़ी रोकने का बोल चुकी थी। वो खुद भी हैरान से गाड़ी रोक चुके थे। आखिर दीदम को हुआ क्या था, वो समझ ना पाए। क्या हो गया बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? वो हैरत से उसे देखने लगे थे। वो उन्हें कभी भी अपना ड्राइवर या नौकर नहीं समझती थी। वो हमेशा उनके साथ उनकी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी और इस वक्त भी वो बाहर देखते हुए इतनी बेचैनी से इनसे कहने लगी कि वो गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गए। चाचा वो देखें, सड़क के साइड पर वो बिल्ली कितनी प्यारी है, मुझे वो बिल्ली चाहिए, वो भी अभी अभी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो सड़क के किनारे पर एक बहुत ही छोटी सी मासूम रुई जैसे बालों वाली सफ़ेद बिल्ली को देखते हुए इनसे कहने लगी। वो खुद भी हैरानगी से इस नीली आंखों वाली बिल्ली को देख रहे थे जो बिल्कुल छोटी सी थी और वो भी बेहद खूबसूरत। इसका मालिक कहाँ होगा, मैं देखता हूँ। वो तेज़ी से गाड़ी से निकलते हुए बिल्ली के पास आए थे। बिल्ली चलने के काबिल न थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखते हुए वो खुद भी उसकी तरफ खुद को बढ़ने से रोक नहीं पाए थे। माफ़ कीजिएगा जनाब, ये बिल्ली मेरी है। वो दरअसल मैं अपने जानवर को घर छोड़ने गया था तो रास्ते में ये बच्चा गिर गया। ये दरमियानी उम्र का आदमी तेज़ी से भागता हुआ इनके पास आया था। वो खुद भी मुस्कुराते हुए बिल्ली का वो मासूम बच्चा इनके हवाले करने लगे। जब दीदम गाड़ी से निकल आई, अंकल क्या आप ये बिल्ली का बच्चा मुझे देंगे? आई प्रॉमिस, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। उसने इतनी मासूमियत और चाहत से पूछा था कि वो अंकल उसे देखने लगे। क्या आप ये बिल्ली का बच्चा हमें बेचेंगे? हमारी बीबी को ये बच्चा बहुत पसंद आया है। वो जानवरों को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखती, लेकिन इस बिल्ली के बच्चे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रही। असल में जिस चीज़ को वो ले नहीं पाती ना, उस चीज़ को लेकर वो बहुत दिनों तक बेचैन रहती हैं। क्या आप ये बिल्ली का बच्चा हमें बेचेंगे? हमारी बीबी को ये बच्चा बहुत पसंद आया है। वो जानवरों को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखती, लेकिन इस बिल्ली के बच्चे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रही। असल में जिस चीज़ को वो ले नहीं पाती ना, इस चीज़ को लेकर बहुत दिनों तक बेचैन रहती हैं और आसानी से इसको भूलती नहीं। अगर आप ये बिल्ली का बच्चा हमें दे देते तो हम आपको मुँह मांगी रकम देंगे। वो दीदम की चाहत को समझते हुए इस आदमी से कहने लगे जो हसरत से इस बिल्ली के बच्चे को देख रही थी। आपको ये बिल्ली का बच्चा चाहिए, आप ऐसे ही रख लो, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इन मासूम जानवरों को सिवाय मोहब्बत के और क्या चाहिए होता है। मैं वैसे भी बहुत परेशान था, इसकी माँ मर चुकी है, ना जाने इसमें मैं इसका ख्याल कैसे रखूँगा। ये मेरे पास से बहुत जानवर हैं, मेरे लिए इनकी देखभाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। उसे आप रख लें, मेरी तरफ से एक तोहफ़ा। वो बिल्ली का बच्चा बहुत ही एहतियात से इसकी गोद में देते हुए बोले और साथ ही इसके सर पे हाथ रखा। वो खुशी से चहक उठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा अब इसका था और अंकल ने इसकी चाहत को देखते हुए उसे फ्री में ये दे दिया था। कितना प्यारा था वो बहुत खुश थी, जबकि ड्राइवर चाचा इसकी खुशी को देखते हुए खुश थे। ये दूध पियो मेरा बच्चा, मामा आपका बहुत ख्याल रखेंगी, आपको दूध देगी, आपसे प्यार करेगी। वो दूध के डब्बे से दूध फीडर में मुंतकिल करती बड़े ही मीठे अंदाज में बात कर रही थी। रावे चाचा जैसे ही खाना देने के लिए इसके कमरे में आए, इसके अंदाज पर बेसाख्ता हो मुस्कुरा दिए। उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस वक्त उसे अपने से ज़्यादा अपने नए बच्चे के खाने की फ़िक्र लग गई थी। वो बहुत प्यार से उसे गोद में बिठाए दूध पिला रही थी। ये प्यारा सा मंजर देखते हुए चाचा भी मुस्कुराते हुए खाना टेबल पर लगाने लगे। इसका अंदाज़ बेहद केयरिंग था। वो पहली बार उसे किसी से इस तरह इस हद तक प्यार करते हुए देख रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा था। बस वो खुश रहे, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते थे। उसकी खुशी उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो चाहते थे कि इस बच्ची की ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए।
बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता दूध पिए जा रही थी, वो भी इससे मायूस हो रही थी, जो काफ़ी अच्छी बात थी। वो उसे अपने बेड पर लिटाते हुए इस पर कंबल डाले गाड़ रही थी ताकि इसको सर्दी न लगे। उसके अपने असूल थे जिनको वो फॉलो करना चाहती थी, और उसने ये भी कह दिया था कि इसकी फ़िलहाल वो इसका नाम डिसाइड नहीं कर पा रही थी। उसकी क्यूटी इसके साथ ही सोएगी, फ़िलहाल वो इसका नाम डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो उसे फ़िलहाल क्यूटी कहकर बुला रही थी, और इन सब बातों से ड्राइवर चाचा को कोई मतलब न था। उनको इसके खाने की फ़िक्र खाई जा रही थी। आओ बेटा, पहले खाना खा लो, तुम अपनी क्यूटी को बाद में देख लेना। बिल्ली दूध पीने के बाद इसी तरह बेहाल सी पड़ी उसे परेशान कर रही थी, जबकि ड्राइवर चाचा उसे बार बार खाना खाने के बारे में के लिए बुला रहे थे। अपनी क्यूटी को थोड़ी देर पर ऐसे ही पड़े देखे पहले तो वो परेशान हुई, फिर अचानक उसकी क्यूटी ने लेटे भरपूर अंगड़ाई ली। तुम्हारी क्यूटी का पेट फुल हो चुका है और तुम भी कुछ खा लो मेरा बच्चा। तुम्हारे नाना जान मुझे तीसरी दफ़ा फ़ोन कर रहे हैं। इनके फिर से कहने पर आखिरकार वो इन पर एहसान अजीम करती हुई उठकर टेबल के पास आई थी। ऐसे नहीं, पहले ठीक से हाथ धोकर आओ। तुमने अपनी क्यूटी को नहलाया है, उसको साफ़ सुथरी परफ्यूम लगा दी है, लेकिन है तो जानवर ही ना बेटा। वो उसे समझाते हुए बोले तो वो अपने सर पे हाथ मारती वॉशरूम की तरफ भागी थी। वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी, इसीलिए आज उसे अपना कोई होश नहीं था। वो तो बस अपने प्यारे से फैमिली मेम्बर्स को पाकर बेहद खुश हो रही थी, और उसकी खुशियाँ और एक्साइटमेंट ड्राइवर चाचा भी बहुत आसानी से समझ रहे थे। वो नीचे आया तो हरम को अपनी टेडी की गर्दन और इसकी डेड बॉडी अलग अलग अपने पास रखे परेशान सूरत बनाए देखा। वो इसके पास ही बैठ गया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, इस दफ़ा जब मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए इससे बड़ा टेडी लेकर आऊँगा। बल्कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा। वो प्यार से उसे समझाते हुए बोला। ज़रूरत नहीं है खादाश उसे सर पर चढ़ाने की, तुम्हारी ही शय की वजह से ये दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही है। लेकिन एक बच्ची नहीं है, 2 महीनों में 18 साल की हो जाएगी। उसे मज़ीद बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। अब मैं उसे किचन का काम सिखाऊंगी। अब ये कोई छोटी बच्ची नहीं रही। अम्मा जान वहीं बैठे उसे डांटते हुए कहने लगी तो खदाश ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, फिर इशारे से समझाने वाले अंदाज में इनसे इल्तिजा की थी। फ़िलहाल वो हरम को कुछ भी ना कहें, क्योंकि वो काफ़ी सैड है और आज से उदास नहीं थी, बल्कि कल सुबह कॉलेज जाते हुए भी वो बहुत उदास सूरत बनाई हुई थी। फिर वापस आकर न जाने रात को इसको नींद कैसे आई होगी, क्योंकि वो तो अपनी टेडी के साथ सोती थी। खदाश मुझे इशारा करना बंद करो, मैंने कह दिया ना, अब कोई बालू इस घर में नहीं आएगा। तुम लोगों ने उसे बिल्कुल सर पर चढ़ा रखा है। उधर उसके दादा जान इसकी फरमाइशें पूरी किए जा रहे हैं और तुम खिलौने लेकर दे रही हो। अब ये बड़ी हो चुकी है, समझो तुम लोग इस बात को। बस बहुत हुआ, इसकी 18वीं सालगिरह गुजर जाए तो उसे घर के काम काज में लगाऊंगी। उसे भी घर आना चाहिए, अगले घर जाना है। इससे बड़ी सारी हर काम में माहिर हैं माशाल्लाह से। दिलचैम, दीदम और सामिया हर काम में महारत हासिल कर चुकी हैं, और ये अभी तक खिलौनों से खेलने में मसरूफ़ है। अम्मा को आज न जाने इस पर गुस्सा क्यों आ गया था। शायद उसका एक खिलौने के लिए इस तरह से उदास होकर बैठ जाना उन्हें पसंद नहीं आया था। अम्मा जान, आप मेरी बहन पर बाकियों को फोकियत क्यों दे रही हैं? मेरी बहन शहज़ादी है और कोई माहिर नहीं है यहाँ। आपकी एक माहिर के हाथ का खाना खाकर आ रहा हूँ मैं। कितना तेज़ नमक था खाने में, और आप मेरी बहन का मुकाबला किए जा रही हैं। मेरी बहन अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी सब कुछ। आप बेकार में इसके सर पर क्यों और लाद रही हैं इतना कुछ? अभी इसका वक्त नहीं आया। वो दिलशाम को सीढ़ियों से उतरते देखकर बोला था। इरादा उसे तंग करने का था। अपने खाने की इस तौहीन पर वो सिलक कर रहेगी। अगर इतना ही बुरा खाना बनाती हूँ मैं, तो अब खुद क्यों नहीं बना देती? किचन तक आई क्यों थे? तो चूल्हे तक चले जाते, खुद बना लेते। वो उसे से तन पतन करती उसके सर पर सवार हुई थी। दिलशाम, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम कितनी बदलियाज होती जा रही हो। खदाश सिर्फ खरम को बुलाने के लिए ऐसा कह रहा था।
मजाक और संजीदा अल्फाज में फ़र्क तक नहीं पहचान सकती तुम। अम्मा किचन से निकलते हुए उसे सुनाने लगी थी। उन्हें इसका ये बेबाक और बदतमीज़ाना अंदाज़ हरगिज़ पसंद नहीं था, लेकिन शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। बस कर दें अम्मा, आप हर वक्त इनकी साइड क्यों लेती रहती हैं? ये क्या वज़ीर-ए-आज़म लगे हैं कि हम इनकी हर बात को मानें? हद होती है किसी चीज़ की, उनका जो दिल चाहता है वो कह देते हैं। ये सोचे बिना कि सुबह से किचन में खाना बना रही थी, अगर नहीं पसंद तो मेरा बनाया हुआ खाना खाया क्यों? इनकार कर देते या कहते कि मैं किसी और से बनवा कर खाऊँगा। वो अभी तक अपना गुस्सा ठंडा नहीं कर पाई थी, जबकि खद्दाश बहुत मज़े से इनकी बातें सुन रहा था। जब दादाजान ये शोर सुनकर बाहर आ गए थे। शाम तो आज मुकाबले पर ही उतर आई थी, जबकि खद्दाश फ़िलहाल बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपने सामने रखी चाय के कप्स के साथ इंसाफ कर रहा था, जैसे उससे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक इससे, इसकी बदतमीज़ी से या फिर गुस्ताख लहजे से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन दादाजान को फ़र्क पड़ता था, जिनका पोता इस बदतमीज़ लड़की का नाम अपनी शादी के लिए इनके सामने ले चुका था। और वो अपनी आने वाली नस्ल को एक ऐसी बदलियाज़ बदतमीज़ लड़की के नाम पर नहीं छोड़ सकते थे, जो अपनी ज़िद में इतनी बदतमीज़ हो जाएगी कि इसका लिहाज किसी का लिहाज तक ना करेगी, सिवाय दादाजान या फिर बाबा जान के। वो अपनी बात करते किसी के सामने हिचकिचाती नहीं थी, लेकिन दादाजान की ये बातें हरगिज़ पसंद न थी। ये लड़की इनके इकलौते पोते की होने वाली बीवी थी। उसके साथ इसने सारी ज़िंदगी गुजारनी थी और इसका ये गुस्ताखाना लहजा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी कहा और तुमने लड़की, अगर तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे रिश्ते में कज़न है, तो कम अज़ कम इसकी उम्र का हर लिहाज कर लो। बड़ा है तुमसे, ये कौन से लहजे में तुम इससे बात कर रही हो? दादाजान, वो तो मैं सिर्फ बस दादाजान के गुस्से को देखते हुए वो अपनी गलती अच्छे तरीके से समझ गई थी। वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी का मुज़ाहरा कर रही थी। इस बात का एहसास उससे भी हो चुका था। खामोश, अब एक लफ्ज़ और नहीं, माफ़ी मांगो खद्दाश से। अचानक दादाजान ने इससे कहा तो वह हैरानगी से उन्हें देखने लगी। क्या वो सच में उससे इस शख्स से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे, जिसको मुँह लगाना तक वो पसंद नहीं करती थी? दादाजान, मुझे इसकी बात बुरी नहीं लगी, वो मैं सिर्फ उसे तंग करने के लिए बोल रहा था। खद्दाश को बीच में बोलना अच्छा तो इसकी ये बदतमीज़ी एक मज़ाक की सूरत में है, तो फिर तो हरगिज़ नाकाबिले माफ़ी है। अभी की अभी माफ़ी मांगो इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह बात करने की? हम तुम्हारी हर ज़िद पूरी करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, इसलिए नहीं कि तुम इस घर के अंदर से बदतमीज़ी करो। 4 जमातें पढ़कर तुम हमसे बड़ी नहीं हुई कि तुम अक्ल और शऊर भूल जाओ। अभी के अभी खद्दाश से माफ़ी मांगो, वरना कल से यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जो अदब और एहतराम भुला दे। दादाजान का बस नहीं चल रहा था कि वो इसकी पढ़ाई पर ही पाबंदी लगा दें। उनकी बातें सुनते हुए दिलशान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे, जिसे देख खद्दाश तड़प उठा था। कोई बात नहीं दादाजान, आप ज़रा सी बात को लेकर परेशान हो रही हैं। हम सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे। हमने तुम्हें कहा बीच में बोलने के लिए? नहीं तो खामोश रहो। ये हमारा और हमारी पोती का मामला है, इसमें तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो पहली बार खद्दाश को टोक गए थे। आई एम सॉरी, वो बड़े लहजे में कहती वहाँ से पलट गई थी, जबकि इसका रोते हुए भाग कर जाना खद्दाश को बहुत बुरा लगा था। उसने शिकायती नज़रों से इसकी तरफ देखा था। एक छोटा सा मजाक ये रूप इख्तियार कर लेगा, उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। आज संडे था और कॉलेज कोई भी नहीं गया था। वो इस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद वही रेल के करीब खड़ा, हाथों में हरम की चेन लिए हुए था, जब श्याम ने दूसरे हाथ में उसे लाकर काफ़ी का मग दिया था। तुम उदास लग रही हो, खैरियत तो है ना? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए इससे पूछने लगा था। श्याम ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अब इस काफ़ी के मग पर मैं तुम्हें नाच कर मुजरा तो दिखा नहीं सकता कि तुमने मुझे काफ़ी पिलाई है। वो बिल्कुल संजीदा अंदाज में बोला। तो श्याम उसे घूर कर रह गया। वो अपनी काफ़ी की बात हरगिज़ नहीं कर रहा था, ये बात तो वो भी जानता था। किसी बात का संजीदगी से भी जवाब भी दे दिया करो। इतने परेशान क्यों खड़े हो? क्या हुआ, खैरियत तो है? किस बात की परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो।
वो अब ज़रा संभल कर अपनी बात क्लियर करते हुए बोला, यार आजकल मेरी परेशानी सिर्फ तेरी होने वाली भाभी है। आज उससे देखा नहीं ना तो दिल बेचैन हो रहा है। मुझे उसे देखना है, इससे मिलना है। मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मुझे इससे मिलना है। यह शाम उसे देखते हुए कहने लगा, जबकि श्याम समझ गया था कि अब वो आगे कौन सी बात करने वाला है। तो इससे मिलने कहीं नहीं जाएगा, समझा मेरी बात को? खबरदार जो तू आज फ्लैट से बाहर निकला, बस बहुत हो गया। इसको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू उसे लेकर सीरियस है तो इसके घर रिश्ता लेकर जा। वो संजीदा था। श्याम यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं उसको लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं कल ही उसके घर रिश्ता लेकर जाऊँगा। और वो लोग जब मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा, ये बता मुझे। उनका सवाल होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, माँ का तलक कहाँ से है। और मैं उनको बताऊँगा कि मेरा बाप तो मुझे ठीक से याद नहीं और मेरी माँ एक क्रिश्चियन है जिसके इस्लाम कबूल कर लेने के बाद भी किसी ने उसे कबूल नहीं किया। और मुझे ये नहीं कि ये शान अहमद को लेके नाजायज़ बच्चे की माँ बन गई, क्योंकि मेरे बाप का ख़ानदान तो मुझे अपना नाम देना ही नहीं चाहता था। मुझे सारी ज़िंदगी सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया और मेरी ये कहानी सुनकर इसकी फैमिली कितनी खुश हो जाएगी। और फ़ौरन हमारा निकाह होगा, फिर उसे रुखसत कर दिया जाएगा और हैप्पी एंडिंग। ना वो इसके सामने इसकी बात का असल रूप रख कर, इतनी आसान नहीं है श्याम शकील कि जितना जितना तुम समझते हो। सारी ज़िंदगी खुद को नाजायज़ कहलवाना कितना अजियतनाक है, मुझसे पूछो। खुशनसीब हो तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम तो हासिल है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ सिर्फ एक टैग लगा हुआ है कि मेरी माँ एक क्रिश्चियन थी। वो दुनिया से लड़ी मेरे बाप के लिए। वो इस्लाम कबूल करने के बाद भी मुस्लिम नहीं कहलाई। मेरी आंखों के सामने मर गई वो, और अभी कुछ भी नहीं कर सका था। कुछ भी नहीं। तुझे इस हकीकत को कबूल करना है कि तेरा दोस्त बेनाम व निशान ही मुझे हरम का रिश्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है और जिन लोगों ने मुझे आसानी से छोड़ूंगा नहीं। और जहाँ तक बात है हरम की, तो वो मेरी है। मैं उसे हासिल कर लूँगा। इसके लिए मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह ने डाली है और मैं उसे अल्लाह से ही मांगूँगा। जो उसे मेरे दिल में जगह दे सकता है वो मुझे इसकी ज़िंदगी में भी जगह देगा। मुझे नहीं पता कि उसे हासिल करना आसान होगा या मुश्किल, लेकिन मैं इसके लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा। वो मेरी है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था ना श्याम, तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। तो जानता है मेरी हालत क्या थी? मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो मेरी है। उसे मेरी ज़िंदगी में आना है और उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर उसे हासिल करने के लिए मुझे गलत रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जो शायद मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो कहकर कब खाली करता है, इसके करीब रखकर फ्लैट से निकल चुका था, जबकि श्याम खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। रात की ना जाने कौन से पहर उसकी आंख अपनी क्यूटी की चीखों से खुली थी। वो परेशानी से अपने बेड पर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगी, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो जल्दी से बेड से उठती खिड़की की तरफ आई थी, जहाँ से उसे अपनी बिल्ली की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़े से फासले पर राहदारी पर एक कुत्ता उसकी नन्ही सी बिल्ली को अपने मुंह में दबोचे खाए जा रहा था। उसकी तो सांसें अटक गई। वो ये भूल चुकी थी कि ये जानवर कितना ख़तरनाक हो सकता है। उसे तो बस ये पता था कि इसकी बिल्ली उसके मुंह में थी, जैसे कभी भी वो खा सकता था, जिसे वो कभी भी खा सकता था। अब वो जल्दी से खिड़की से बाहर निकली थी। यकीनन उसकी क्यूटी भी उसी खिड़की से बाहर निकली होगी, क्योंकि ये खिड़की ज़्यादा ऊंची नहीं थी। और ड्राइवर चाचा ने उससे बताया था कि ये बिल्ली कम अज़ कम 15 दिनों की है और काफ़ी क्यूट है, लेकिन अपनी माँ से बिछड़ जाने की वजह से बहुत लेज़ी हो चुकी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक्टिव होना शुरू करेगी, वो हर जगह आसानी से आ जाया करेगी। लेकिन उसे हरगिज़ अंदाज़ा न था कि वो पहली रात में ही एक्टिव होकर खिड़की से बाहर निकल जाएगी। और आवारा कुत्ते, छोड़ो मेरी क्यूटी को। वो कुत्ते के सामने खड़ी बहुत गुस्से और जराना अंदाज में वहीं पड़े डंडे को उठाकर उसे डराने लगी थी, जबकि वो कुत्ता, जो शक्ल से काफ़ी खूंखार लग रहा था, उसकी बिल्ली के
पट्टे को अपने दांतों में जकड़े उसी को घूरे जा रहा था। उसको नीचे रखो वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। मुझे दो मेरी क्यूटी को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो खुद भी डरते हुए उसे धमकी देते हुए बोली, लेकिन शायद वो इसकी किसी बात को समझ ही नहीं रहा था। तभी तो सिर्फ उसे घूरने ही जा रहा था। लड़की क्यों चिल्लाई जा रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे टाइगर से इस तरह से बात करने की? अपनी आवाज़ नीची रखो। मेरे टाइगर को इस लबो लहजे की आदत नहीं है। वो तुम्हारी बिल्ली को खा नहीं रहा, बल्कि बाहर चली गई थी। तुम्हारी बिल्ली किसी सड़क पर कड़ी के नीचे ना आ जाए या किसी खूनख्वार जानवर का अनवाला ना बन जाए, इसीलिए टाइगर से उसे लेकर आया वापस, और तुम इसी को बातें सुनाई जा रही हो। वो अचानक गुस्से से भरपूर लहजे में सामने आता इससे बोला था। इस लड़के को पहचानने में उसे एक सेकंड ना लगा था। ये तो वही था जिसका बर्थडे था और जिसे बड़ी मुश्किल से मुरवतन इसने विश भी किया था। बदले में उसने उसे घूरा था, तो ये कुत्ता उसी का था। देखो मिस्टर, मुझे नहीं पता तुम्हारा टाइगर क्या चाहता है क्या नहीं। इसको कहो मेरी क्यूटी को छोड़े। मुझे यकीन है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो अब तक ये इस मासूम को खा चुका होता। शट अप। मेरा टाइगर बिल्लियाँ नहीं खाता। वो इसके मुंह से इसकी बिल्ली को निकालता फेंकने वाले अंदाज में इसके पैरों के करीब कर चुका था। उसकी ममता तड़प कर जागी, और अगले ही लम्हे तो उसे उठाकर अपने सीने में बेच चुकी थी। मेरा बच्चा, आपको कुछ कहा तो नहीं ना? शुक्र है अल्लाह का आपने मुझे जगा दिया, वरना ये कुत्ता मेरी मासूम सी क्यूटी को खा जाता। वो उसे अपने साथ लगाए फिर से बोली थी, जबकि दूसरे शख्स की आंखों में एक बार फिर से गुस्सा उतर आया। बस बहुत हो गया। तुम बार बार उसे कुत्ता कहकर इसकी तौहीन कर रही हो। एक तो ये तुम्हारी इस बिल्ली की जान बचा कर लाया है, ऊपर से तुम उसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा टाइगर बिल्लियाँ नहीं खाता, और ना ही वो बिल्लियों की मामों को सफाइयाँ देने का पाबंद है। और बेहतर है कि इस तरह घोड़े बेचकर सोने से पहले एक बार अपनी बिल्ली को ठीक से बांध दिया करो, ताकि वो कमरे से बाहर निकल कर यूँ हर जानवर के लिए खुली तिजोरी बनकर ना घूमे। कुछ पता नहीं है कि जानवर किस तरह से पाले जाते हैं, और बड़ी आई मेरे टाइगर पर इल्ज़ाम लगाने वाली। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा ये कुत्ता कितना टाइगर है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो तो मैं खिड़की पर ही देख चुकी थी कि किस तरह से ये मेरी बिल्ली को खाने वाला था। अब ये मत कहना कि तुम्हारा कुत्ता बिल्ली नहीं खाता। ये तो वो वाला साहब हो गया। भूखे के सामने बिरयानी की प्लेट रख दो और वो उसे खाने के बजाय इसकी हिफाजत करता फिरे। बिल्ली नहीं खाता। माई फुट बंद कर रखो उसे। वो अब भी बाज ना आई तो उसने अपने कुत्ते को इशारा किया था, जिस पर वो इसकी तरफ देखते हुए भूखा। दीदम की तो जान निकल गई। देखा देखा कैसे भौंक रहा है तुम्हारा कुत्ता, और तुम कहते हो कि ये बिल्लियाँ नहीं खाता। वो फिर जिताकर बोली, मैं अब भी यही कहूँगा कि ये बिल्लियाँ नहीं खाता, और ये तुम्हारी बिल्ली पर नहीं बल्कि तुम पर भौंक रहा है। बिल्लियाँ नहीं खाता, लेकिन छोटे कद लंबे बालों वाली लड़कियों को छोड़ता भी नहीं। जा टाइगर, मिटा ले अपनी भूख। अपने कुत्ते की पीठ हिलाते हुए वो यकीनन इसी को अपना शिकार बनाने के लिए कह रहा था। दीदम ने उसकी बात को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। तभी तो अगले ही लम्हे वो वहाँ से भाग निकली थी, जबकि कुत्ता इसके पीछे पीछे भागने लगा। इससे पहले दीदम ने शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी स्पीड से दौड़ लगाई होगी जितनी वो इस कुत्ते के डर से लगा रही थी। बस फिर जिस तरह वो खिड़की से बाहर आई थी, उसी खिड़की से वो वापस अंदर घुसकर ज़ोर से खिड़की बंद कर चुकी थी, जबकि इसके जाते ही शाज़म के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट आई थी, और इसके कुत्ते टाइगर ने फ़ख्रिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। शाबाश मेरे बच्चे, ऐसे लोगों का मुंह बंद करते हैं। आप जल्दी से आ जा, एक रेस लगाते हैं। वो रायदारी से भागते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करने लगा, तो कुत्ता भी इसके साथ साथ भागने लगा था। आई एम रियली सॉरी दिशु, आपकी मेरी वजह से दादा जान ने आपको इतना ज़्यादा डांटा। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगी। मुझे नहीं चाहिए वापस टैडी। मैं अम्मा की हर बात मानूँगी। खाना भी बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप इस तरह से मत रोए। वो इसके पास बैठी इसके आंसू साफ कर रही थी। वो जब से कमरे में आई थी दादा जान के डांट खाने की वजह से रोई जा रही थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि इतनी सी बात पर रोना धोना मचाती, लेकिन अफसोस इस बात का था कि आज फिर उसे खद्दाश के सामने डिग्रेड किया था। उस पर उसकी अहमियत बताई गई थी। उसे बताया गया था
कि वो इस ख़ानदान का कितना अहम फ़र्द है। ज़रा सी बात को इतना खींचकर गलती उसने भी की थी, लेकिन वो इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता था? उसे हरगिज़ ये हक़ हासिल ना था कि वो इसके बनाए गए खाने के बारे में उल्टी-सीधी बकवास करता। फिर शायद वो ये सब हरम को बहलाने के लिए बोल रहा था, लेकिन निशान तो इसकी ज़ात बन रही थी ना। और ये बात उसे हरगिज़ पसंद न थी कि खद्दाश की वजह से आज फिर उसे डांट खानी पड़ रही थी। लेकिन इन सब में हरम का क्या कसूर था जो कब से उसे मनाई जा रही थी? हरम, तुम परेशान मत हो मेरा बच्चा, और खुदा के लिए जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती इन सब कामों में मत पड़ना, क्योंकि एक बार अगर तुमने इन कामों में हाथ डाल दिया तो तुम्हारी जान कभी नहीं छूटने वाली। ये चंद दिन ये चंद दिन जो मिले हैं ना, अय्याशी करो, वो उसे अपने साथ लगाते हुए हल्की फुल्की हो गई थी, जबकि हरम भी पुरस्कून थी। लेकिन शाम ने ये ज़रूर सोच लिया था कि वो इसके टेडी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। उसके बिना वो काफ़ी मुश्किल से रह रही थी, और खद्दाश की इस बात से तो वो भी एग्री करती थी कि वो सच में इस घर की शहज़ादी थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए थी। उसने इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, ख़ासकर चूड़ियाँ, पाजेब उसकी शॉपिंग में सबसे ज़्यादा शामिल हुई थी, क्योंकि उसका कहना था कि झांझर क्योंकि उसका कहना था कि एक जंकार एक सावगन होने की निशानी है जो उसे बेहद पसंद है। अगर वो कमरे के बाहर नहीं पहन सकती तो उसे एतराज़ नहीं, लेकिन कमरे के अंदर वो हमेशा इसके हाथों और पैरों को अपने नाम की झंकार में कैद देखना चाहता था। इन सब चीज़ों के साथ साथ वो कुछ बच्चों की चीज़ें भी ले रहा था। वो थोड़ी देर के बाद बस इतना ही कहता कि ये हानि को पसंद आएगा। अब हानि कौन थी वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे देखकर ये लग रहा था कि वो बच्चों की शॉपिंग में काफ़ी एक्सपर्ट है। उसे ये सब देखते हुए मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार किसी आदमी को किसी छोटे बच्चे के लिए शॉपिंग करते देख रही थी। जब इसके दिमाग में अचानक ख्याल आया, हो सकता है कि वो उसकी बेटी हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अब तक उसे पता ना चल चुका होता? वो एक तरफ से मुतमईन होकर उसे देखे जा रही थी। फिर उसकी गुफ्तगू में एक और नाम शामिल हुआ, जन्नत। तुम्हें जो अपने लिए पसंद आ रहा है वैसी चीज़ें जन्नत के लिए थी। ये सवाल उसे बुरी तरह से तंग कर रहा था। उसके दिमाग में आया थोड़ी देर पहले वाला ख्याल उसे उलझाने लगा था कि जन्नत इसकी बीवी हो सकती थी और ये हानि इसकी बेटी। हो सकता था उसने घर वालों से छुप कर कहीं शादी कर रखी हो, और अक्सर गायब भी तो रहता था। वो घर आता ही नहीं था। कितने कितने दिन गुजर जाते थे तो मुमकिन था कि वो अपनी पहली बीवी के साथ रहता हो। उसका बहुत बार दिल चाहा कि वो इससे पूछे कि कौन है ये जन्नत और हानि, लेकिन फिर अपनी औकात याद आ गई। वो एक बनी थी, उससे कुछ भी पूछने का हक वो रखती कहाँ थी। वो उसे इज़्ज़त दे रहा था, उसे अपने साथ लेकर चल रहा था, उसे अपनी बीवी कह रहा था। क्या इतना कम था कि वो अब मज़ीद उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करके अपना सुकून तबाह करती? बहुत कोशिश और हसरत के बावजूद वो इससे कुछ नहीं पूछ पाई थी। तुम नाराज़ हो हमसे? वो आज इनके कमरे में ना आया तो दादा जान खुद ही इसके कमरे में चले आए। वो बेड पर लेटा हुआ था, अच्छा खासा परेशान नज़र आ रहा था। उनको देखते ही तकिया मुँह हाथ में मजबूती से कैद करता अपने नीचे करते उस पर अपना सर रख के वो भरपूर नाराज़गी का इज़हार कर चुका था। हम उसकी हर बात कबूल करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, लेकिन उसकी बदतमीज़ियाँ हमसे नहीं देखी जाती। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे समझना होगा। वो मासूम बच्ची नहीं है जिसे एक एक बात समझानी पड़े। कल को वो इस नस्ल की अमीन है। तुम क्या चाहते हो कि हम एक ऐसी लड़की के नाम अपनी सारी नस्ल कर दें जिसे बात करने की तमीज़ नहीं? आज तक हमारे ख़ानदान में किसी लड़की ने अपने होने वाले शौहर से इस तरह बात नहीं की। दादा जान, वो सिर्फ़ एक मजाक था। आप क्यों छोटे से मजाक को लेकर इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर गए? हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे। मैं सिर्फ उसे तंग करने के लिए बोल रहा था कि वो कितने दिन हो गए इससे ठीक से मुझसे बात तक नहीं की थी, इसीलिए उसे तंग कर रहा था कि वो मुझसे बात करे, और आपने आकर वहाँ उसे इतना डांट दिया। ये मजाक था, हम समझते हैं, लेकिन एक मजाक को लेकर उसका इस तरह से रिएक्शन हमें वो सही नहीं लगा। खदाश और हमने बहू से भी बात की है कि वो उसे तरबियत दे, तहज़ीब सिखाए, बड़ों से बात करने के लिए लहजे की दुरुस्तगी सिखाए। कहते हैं लड़कियां कुछ पढ़ लिख कर अपनी बेहतर समझती हैं, लेकिन हम तो उसकी पढ़ाई में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ये तो तुम्हारी ज़िद की वजह से हमने उसे यूँ नहीं जाने दिया। अगर तुम हमें ना कहते तो
कहते थे तो वो कभी इतनी बड़ी यूनी में आला तालीम ना हासिल कर रही होती। और और वो तुमसे ही इस लहजे में बात करती है। ठीक है दादा जान, आप छोड़ें इस बात को और उससे खाना खाने के लिए नीचे बुलाएं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वाक़ये के बाद नीचे आई है। उसे अब तक इसकी फ़िक्र खाई जा रही थी। दादा जान मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हुए उससे भी बाहर आने का इशारा करने लगे, क्योंकि इसके चले जाने के बाद वो भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। कर आई शॉपिंग महारानी? मुलाज़िम सारा दिन वहीं बाहर सोफ़े के करीब रखता। कर आई शॉपिंग महारानी? मुलाज़िम सारा सामान वहीं बाहर सोफ़े के करीब रखता वापस जा चुका था। वो ज़रियाम के साथ ही अंदर दाखिल होती इनके पास आई थी ताकि वो सामान कमरे में ले जा सके, जबकि ज़रियाम सीधा दादा जान के कमरे में चला गया था। देखो तो मोहतरमा ने कितना खर्चा करवाया है। वो बहुत से बच्चों के खिलौने निकालते हुए हैरानगी से देखने लगी। फिर मुस्कुराकर तानी को आवाज़ दी, तानी ये देखो माशाल्लाह, हानी के लिए कितनी खूबसूरत ड्रेस लेकर आया है। ज़रियाम जन्नत के लिए कुछ नहीं लाया, वो सामान को चेक करते हुए कहने लगी। इस तरह हानी और जन्नत का नाम लेने का मतलब यही था कि वो भी इसके बीवी बच्चों को जानती थी। वो बिना कुछ बोले सीधी कमरे की तरफ चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर उसकी सोच ठीक थी तो फिर तानिया की शादी ज़रियाम से कैसे हो सकती थी? वो सोच कर इसका दिमाग घूम रहा था। वो इस सोच से छुटकारा चाहती बेड पर लेट गई थी। न जाने कब उसे नींद आई और कब वो नींद की आगोश में चली गई, उसे पता न चला। होश उसे तब आया जब अपनी गर्दन पर किसी के गर्म ओंठों का लम्ब महसूस किया। उसने आंखें को नहीं खोली थी, बस खामोशी से परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली महक को पहचानती अपना आप उसे सौंप चुकी थी। वो इसके ऊपर झुका, इसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करता, उसको अपनी मोहब्बत की बारिश में भी भिगोने लगा। अमाया को लगा कि शायद वो किसी और दुनिया में है। उसने अपनी गर्दन पर ज़रियाम के लबों का लम्स महसूस किया। जब ज़रियाम ने अपनी हाथ का अंगूठा इसके लबों पर फेरते हुए इसके ओंठों पे अपने लब रख दिए, उसने अमाया का दुपट्टा उतारकर दूर फेंका, ओंठों को इसके कान के करीब किया। लगता है बहुत ज़्यादा थक गई हो, मेरे आने से पहले ही सोने की तैयारी पकड़ ली। लेकिन आइंदा एक बात याद रखना, जब तक मैं ना सो जाऊँ तब तक तुम नहीं सो सकती। वो उसी पूरी तरह खुद में कैद करते हुए इसके हुस्न को अपने पनाहों में लिए पूरे हक के साथ इसके नाजुक वजूद को खुद में बेच चुका था। ये मंजर बिल्कुल पिछली रात जैसा ही था। वो अपनी गाड़ी कुछ फासले पर पीछे रोककर अंधेरे की तरफ कदम उठाने लगा और पाउडर की मदद से वॉचमैन को कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया। फिर उसी तरह एहतियात से हवेली के अंदर दाखिल होते वक्त दरख्त की तरफ आया, जिस पर चढ़कर उसने बालकनी में छलांग लगाई और फिर ऊपर की जानिब ग्रिल पकड़ के एक बार फिर से इसके कमरे में आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बेड के करीब आता, वही छोटे स्टूल को खींचकर इसके बिल्कुल करीब बैठकर उसे देखने लगा। इसके बाल इसके हसीन चेहरे को पूरी तरह से छुपाए हुए थे। रेशम ने बड़ी नरमी से इसके बालों को इसके पुरनूर रोशन चेहरे से हटाया, लेकिन एहतियात के साथ कहीं इसकी आंख न खुल जाए। वो दूसरी बार अपने कानों में इसकी चीखें सुनकर वो अपने कानों का बेड़ा गर्क करने का कोई इरादा नहीं रखता था। उस दिन वो कितनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, इसलिए अब उसने कोशिश की थी कि वो उसे खौफज़दा ना करे। वो बेहद नरमी से इसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के पोरों का लम्स छोड़ रहा था। वो काफ़ी गहरी नींद में थी। इस लम्स को महसूस करने के बावजूद भी वो उठी नहीं थी और ना ही कसमसाई। वो बस ऐसे ही आंखें बंद किए दुनिया जहान से बेगाना रही। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसने खुद पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसका नोखेज़ हुस्न उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो बंदाए बशर था, खुद पर कब तक ज़ब्त करता। सामने कोई गैर नहीं, उसकी महबूब तरीन हस्ती थी। उसके दिल का करार थी, इसका सुकून थी। वो खुद पर पैरे बैठाता आखिरकार बैठने पर मजबूर हो गया। उसने ज़रा सा झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रखने चाहे, लेकिन नहीं, वो एक मुसलमान माँ का बेटा था। वो कैसे ये बात भूल गया? क्या इस मासूम सी लड़की की होश से बेगाना होने का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपनी माँ के दीन पर सवाल उठाने का हक़ किसी को देना चाहिए था? नहीं, उसे कोई हक़ नहीं था अपनी माँ के नाम को ख़राब करने का। वो माँ जो खुद को मुसलमान साबित करते करते मर गई, क्यों उसको अगले जहाँ में शर्मिंदा करने लगा था? क्यों नहीं, ऐसा नहीं कर सकता था। वो उठकर वहीं से पलट गया था। हरम अब तक होश और आवाज़ की दुनिया से बेगाना पड़ी थी।
उसका इतना जल्दी वापस जाने का इरादा नहीं था। वो तो ना जाने कितनी देर उसे देखना चाहता था, लेकिन नहीं, वो यहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ रुकेगा तो उसके दिल में ज़रूर उसे कुछ गलत करने पर उकसाएगा, और वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो बहक नहीं सकता था। हरम को छूने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, उसके पास जाने के लिए वो इसके हक अपने नाम महफूज करना चाहता था और जल्द ही फैसला करना चाहता था। दूर कहीं से अजानों की आवाज़ आ रही थी। उसे अपने बेहद करीब देखते हुए वो इसका हाथ खुद से हटाने की कोशिश करने लगी थी। इतनी शिद्दत से उसे खुद में कैद कर रखा था कि उसकी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई थी। ज़रजाम का सर उस वक्त उसकी गर्दन पर था। वो ज़रा सा हिली तो उसके लब उसने अपने गर्दन पर सरकते हुए महसूस किए। उसके पूरे बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ी थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा ज़रजाम से पीछे करते हुए इसके चेहरे को देखा था। बहुत वजीह पर्सनैलिटी का मालिक था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत पुरकशिश इंसान था। कोई भी उसे एक दफ़ा देख ले तो आसानी से इसके चेहरे से नज़र नहीं हटा सकता था। कितनी ही देर वो इसके चेहरे के खड़े मगरूर नकूश में खोई रही थी। एक पल के लिए वो खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करने लगी। ये खूबसूरत इंसान इसका मुक़द्दर था, लेकिन क्या इसका दिल भी इतना ही खूबसूरत था जितना इसका चेहरा? क्या ये सब कुछ जो वो उसे दे रहा था वो अपने दिल की मुकम्मल रज़ामंदी से दे रहा था? क्या वो उसे अपनी बीवी का मकाम अपनी मर्ज़ी से दे रहा था, या सिर्फ़ वक्ती जज्बात के हाथों मजबूर होकर उसके करीब आ रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो शख्स नफ्स का ग़ुलाम तो नहीं लगता था। उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए वो इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगा सकती थी कि उसे लड़कियों की कमी नहीं थी। वो जन्नत के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहती थी। फ़िलहाल उसे पता न था कि जन्नत कौन है। जन्नत के बारे में अपनी तरफ से कुछ भी आगाज़ करके बाद में शर्मिंदा होने से बेहतर था कि वो इस मौज़ू को वक्त पर छोड़ दे तो खुद ही सही वक्त पर उसे सब पता चल जाएगा। हकीकत छुपाई नहीं छुपती, और वो कौन सा इससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थी कि जन्नत की हकीकत सामने आने पर इसका दिल टूट जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने अपने दिल को बहुत मजबूत कर लिया था। वो इस शख्स की तरफ से मिलने वाली हर छूट को सहने के लिए तैयार थी। ये सोचते हुए वो इसके करीब से उठकर नमाज अदा करने चली गई, क्योंकि वो दुनिया से मायूस हो चुकी थी, लेकिन अपने रब से नहीं। नमाज अदा करने के बाद उसने बाहर की तरफ देखा तो अब तक बाहर अंधेरा ही छाया हुआ था। वो खिड़की बंद करते हुए वापस बेड पर आकर बैठ गई थी। उसकी नींद मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन उसे नीचे जाना था। रोशनी शुरू होते ही उसने सबके लिए नाश्ता बनाना था, जो उसका रोज़मर्रा का काम था, जो वो बाकायदगी से करती थी। उसे इन कामों से मसला नहीं था, लेकिन वो बातें जो हर रोज़ उसकी ज़ात पर चलाए जाते थे, थप्पड़ जो इसके चेहरे पर बरसाए जाते थे, वो उसे तकलीफ़ देते थे। ये छोटे-छोटे काम तो वो अपने घर से सीख कर आई थी। इन कामों में कोई कोताही करके वो अपनी माँ की तरबियत को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। उसे घर के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से आते थे। अगर कुछ नहीं आता था तो वो इन ज़ख्मों को सहना था जो उसे हर रोज़ दिए जाते थे। कल का दिन बहुत खूबसूरत गुज़रा था। वो किसी मुहाफ़िज़ की तरह सारा दिन इसके साथ था, और फिर रात की तन्हाई भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बाँटी थी। कितने खूबसूरत लम्हात थे। वो उससे किसी अनमोल नगीने की तरह छूता था, जैसे ज़रा सी चोट लगने पर वो ज़रेज़ा हो जाएगी। पनाहों में, उसकी खुशबू में वो खुद को इस दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की तस्वर करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी तमाम तर उम्मीदों का गला घोंट रखा था। वो उन्हीं सब सोचों में गुम थी कि जब अचानक किसी ने उसे अपनी तरफ खींचकर खुद में कैद कर लिया। वो लम्हे के 1000वें हिस्से में इसके मजबूत सीने का हिस्सा बनी थी। वो इसके गिर्द बाहें हायल करता उसे देखने लगा। वो गहरी नीली आंखों में गुजरी शब के रफ़ाकतों का खुमार लिए इसके दिलकश सरापे को देख रहा था। वो इसकी बख्शी कुर्बतों से महक रही थी। इसके यूँ देखने पर वो हया से नज़रें झुका गई, और इसकी ये अदा उसे मज़ीद बेखुद बना रही थी। आहिस्ता से इसके चेहरे को थामता इसके लबों पर अपने लब रख चुका था। नीचे जाना है, सबका नाश्ता बनाना है। वो इसके ओंठों को बख्शता मज़ीद गुस्ताखियों पर हमाता जब वो बोल उठी, मैं अभी नाश्ता नहीं करना चाहता। वो हमार आलूद आवाज़ में कहता इसकी गर्दन पर झुका था। आप नहीं करना चाहते, बाकी सब मेरी बीवी हो तुम। लड़की,
बाकी सबकी नहीं, सिर्फ अपने शौहर की फ़िक्र किया करो। वो नरमी से मुस्कुराते हुए इसके लबों पर अंगूठा फेरता एक बार फिर से इसकी होंठों की मिठास को महसूस करने लगा। मज़ामती एहतजाज से तो वो कोसों दूर थी। वो खामोशी से इसके बाहों में पड़ी थी, जबकि वो इसके चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से छूता, इसका सर अपने सीने पर रखता आंखें बंद कर गया था। सो जाओ, फिर ना कहना कि रात को मुझे सोने नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल सुलाता उसे सोने के लिए कह रहा था, जबकि वो परेशान थी कि नीचे जाकर वो नाश्ता किस तरह से बनाए। लेकिन इसके पुरसुकून एहसास में वो इस सोच में ज़्यादा देर तक न रह सकी। उसकी आंखें कब बंद हुई उसे खुद भी पता न चला। इस वक्त वो हर खौफ से बहुत दूर निकल आई थी। रिदम इस खूबसूरत वादी की रोशन सुबह देखते हुए खिड़की खोली, ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। दरवाजे के करीब वाली खिड़की इसने नहीं खोली थी, क्योंकि कल रात का खौफ अब तक बाकी था। न जाने अगर वो वहाँ से ना भागती तो यकीनन वो कुत्ता उसे कच्चा चुभा जाता, लेकिन शुक्र था कि वो वापस भाग चुकी थी और कमरा करीब था, वरना ना जाने इसके साथ क्या होता। वो तो इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकती थी। एक तो उसे कुत्तों से बेहद खौफ आता था और उन्हें देखते ही इसकी जान निकलने लगती थी। लेकिन कल रात इसमें इतनी हिम्मत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्यूटी को बचाने की वजह से आई थी। अगर इस कुत्ते के मुंह में इसकी मासूम सी क्यूटी ना होती तो यकीनन वो इस खूनख्वार कुत्ते के सामने जाने की गलती कभी ना करती। अपनी बुज़दिली को वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अगर कल रात वो हिम्मत ना करती तो शायद वो अपनी क्यूटी को भी ना बचा पाती। इस कुत्ते का मालिक कितना ज़ालिम शख्स था, कैसे कह रहा था जाकर खाओ इसको, खा जाओ इसको। एक इंसान होकर वो दूसरे इंसान के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। रिदम को तो इस शख्स पर गुस्सा आ रहा था, जो कल रात अपने कुत्ते की भूख को मिटाने के लिए उसकी कुर्बानी देने पर तुला था। अपनी सोच को झटकते हुए अपनी क्यूटी को देखने लगी, जो मंदी आंखें खोले हर तरफ देख रही थी। वो इसकी तरफ आती हुई मोहब्बत से इसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाने लगी। क्यूटी, चलो आओ मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और अब से हम दोनों रोज़ वॉक किया करेंगे। वो भी इस खूबसूरत वादी से शुरू करेंगे। वो मुस्कुराकर उसे उठाए बाहर की तरफ चल दी थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो सबसे पहले ड्राइवर चाचा के कमरे के पास आई थी, जो एक कमरा छोड़कर आगे था। उसने आहिस्ता से कमरे के हैंडल पर हाथ रखते हुए कमरे को खोलकर अंदर देखा तो चाचा कुरान पाक की तिलावत कर रहे में मसरूफ़ थे। ड्राइवर चाचा, आप तिलावत कर लें, मैं ज़रा वो सामने वाली सड़क पर वॉक करने जा रही हूँ। वो ये कहते हुए उन्हें तंग किए बिना ही कमरे से बाहर निकल आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सड़क तक आई थी, जो पहाड़ी के बिल्कुल साथ साथ थी। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, इसमें कोई शक नहीं था कि उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत वादी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। इस जगह की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो अल्लाह पाक की खूबसूरत तरीन कुदरत का नज़ारा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कब पहाड़ी से नीचे की तरफ जाने लगी उसे खुद भी पता ना चला था। वो बस इस खूबसूरत वादी के हसीन नज़ारों में खोई हुई थी, जब अचानक सामने से एक कुत्ता तेज़ी से अपनी तरफ आते देखा। उस वक्त उसे ये भी याद ना रहा कि वो यहाँ से भागकर होटल की तरफ चली जाए। उसकी तो टांगें कांपने लगी थी, क्योंकि वो कुत्ता इसके बेहद नज़दीक था। वो वहीं खड़ी आंखें बंद करते हुए चीखें मारने लगी थी, जबकि कुत्ता कब इसके करीब से गुजर गया उसे पता भी नहीं चला। लड़की, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है कि यहाँ आवाज़ गूंजती है तो तुम चीखें मारना शुरू करो? क्यों यहाँ पर पोल्यूशन फैला रही हो? क्या एक पुरसकून वादी तुम लोगों से हज़म नहीं हो रही? अचानक उसे अपने करीब से सर्द मगर तंजिया सी आवाज़ सुनाई दी थी। उसने आंखें खोलकर इसी कुत्ते के मालिक को अपने सामने खड़े देखा। वो तुम कुत्ता, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? तुमने मुझे गाली दी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गाली देने की? वो तो भड़क ही उठा था, जबकि रिदम नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसने कब उसे गाली दी थी कि वो उस पर इतना चिल्ला रहा था? नहीं, मैंने गाली नहीं दी। वहाँ तुम्हारा कुत्ता, मेरा मतलब है तुम्हारा कुत्ता अभी मुझे काटने वाला था। वो मेरा टाइगर है, उससे बार बार कुत्ता मत बोलो। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। वो अभी नहीं, रात को तो तुम्हें काटने वाला था। वो अभी अभी फ्रेश हुआ है। वो फ्रेश होने के बाद फ़ौरन बाद ब्रेकफास्ट नहीं करता, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। फ़िलहाल मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इसके बाद उसे एक्सरसाइज भी करनी है। अगर तुम्हें इसका नाश्ता बनने का इतना ही शौक़ है ना, तो थोड़ी देर के बाद आना, जब इसके नाश्ते का वक्त होगा। वो कहकर कंधे उचका कर जाने लगा था, जबकि वो
हैरानगी से सुन रही थी। उसे कौन सा शौक था एक कुत्ते के लिए खुद को पेश करने का। अजीब आदमी था ये वो। उसे झटकती आगे बढ़ने लगी जब उससे फिर से पीछे से आवाज़ सुनाई दी, सुनो लड़की, इस वक्त इस तरफ मत जना। मैंने थोड़ी देर पहले इस तरफ भेड़िए देखे हैं। मेरे कुत्ते का ना सही, लेकिन तुम इनका नाश्ता बन सकती हो, और तुम्हारी क्यूटी भी। मैंने सुना है कि जंगल इतना ख़तरनाक है, किसी का नामो निशान भी नहीं मिलता। तुम्हारा नामो निशान तो फिर शायद मिल जाए, लेकिन तुम्हारी क्यूटी अगर किसी जानवर के हाथ चढ़ गई ना, तो मेरे ख्याल में इसका निशान भी नहीं मिलेगा। क्षण से शायज़म जानता था ये जंगल कितना ख़तरनाक है। वो नहीं चाहता था वो लड़की नीचे की तरफ जाए, और उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अपनी ज़ात पर जात आने पर हो सकता है कि वो अपनी नाक के हाथों मजबूर होकर इसकी तरफ चली जाए, लेकिन यकीनन वो अपनी मासूम बिल्ली की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालेगी। हाँ, तो वहाँ कौन जा रहा है? मैं तो इधर ही हूँ। इसने होटल के पीछे की तरफ इशारा किया तो वो कंधे उचकाकर निकल गया। उसने एक नज़र नीचे पहाड़ी की तरफ देखा था। शुक्र है उसे पहले ही पता चल गया ये जगह ख़तरनाक है, वरना इसकी और इसकी क्यूटी की लाश भी ना मिलती। जी शाम गाड़ी में आकर बैठी तो खद्दाश ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, जबकि हरम का अभी तक नाश्ता ही मुकम्मल नहीं हुआ था। आज वो अम्मा के हत्थे चढ़ गई थी। अम्मा इसको डांट रही थी, जबकि वो न जाने कितनी कोशिशों के बाद कुछ खाने के लिए राज़ी हुई थी। उससे सुबह कुछ भी नहीं खाया जाता था, लेकिन जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया था, उसकी वापसी बाहर का खाना खाती। वो फाइल निकाले ना जाने क्या करने में मसरूफ़ थी। खद्दाश गर्दन मोड़े उसी को देख रहा था। वो मुकम्मल इससे बेखबनियाज थी। इस बार भी हल गलत निकालने पर वो सर पकड़ कर बैठ गई। आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसे क्यों ये मैथ्स का सवाल समझ नहीं आ रहा था। ये एक तो मैथ में ग्रेजुएशन करने के ख्वाब ने उसे अच्छा खासा ज़लील कर रखा था, और खद्दाश जानता था ये सब कुछ सिर्फ इसके मुकाबले में ही करने की कोशिश कर रही है। वो कब से इसको सर को पाते देखकर गहरा सा मुस्कुराया। फिर हाथ बढ़ाकर इसने इसके हाथ से वो फाइल लेकर अपनी तरफ बढ़ाई थी। जिशाम बिना कुछ भी बोले फाइल को देखती रही। जो चीज़ मुश्किल नज़र आती है ज़रूरी नहीं कि वो मुश्किल हो। हर एक चीज़ के दो रुख होते हैं, बिल्कुल इस सवाल की तरह। मैं समझता हूँ तुम्हें, ये देखो, इस सवाल की तरह मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये देखो इधर। वो उसे हल करने लगा तो वो भी खामोशी से इसकी मदद लेने लगी। वैसे कल मैंने जो भी कहा वो मजाक में कहा था। तुम्हें हर्ट करने का या फिर शर्मिंदा करने के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं बोला था। वो सिर्फ हरम को खुश करने के लिए कहा था मैंने, लेकिन तुम्हें बुरा लगा, इसके लिए सॉरी। इस सॉरी कहने पर वो हैरानगी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये शख्स इससे सॉरी बोल रहा था, जो इस शायद ख़ुद को कभी गलत तस्वर भी नहीं कर सकता था। और ये वही इंसान है जो कहा करता था कि खद्दाश काज़मी से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन वो इससे माफ़ी मांग रहा था। मैं नहीं जानता दिशा कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मुझसे बदगुमान करती है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में तुम्हें लेकर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई। मेरे लिए तुम बहुत ख़ास हो। कल दादा जान ने तुम्हें मेरी वजह से डांटा था, इसलिए मैं तुमसे माज़रत करता हूँ। प्लीज़ अपने दिल से मेरे लिए ये बदगुमानी निकाल दो। दादा जान के लिए हम सब अहम हैं, तुम भी, मैं भी, सब। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि शुक्रिया मैं कर लूँगी, बाकी वो। इसकी बात करते हुए इसके हाथ से फाइल ले चुकी थी। वो तकरीबन सारा सवाल हल कर चुका था। और देखिए मिस्टर खद्दाश काज़मी, मैं जानती हूँ दादा जान के लिए कितनी अहम है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, और अपनी अहमियत का अंदाज़ा भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से है, और कल तो और भी अच्छे तरीके से हो गया है। मेरी ज़ात पर मजाक करने का आपको कोई हक़ नहीं है, और मेरा नाम लेकर किसी को बहलाने की कोशिश मत कीजिएगा। सो प्लीज़, जो आप पता नहीं किस तरह ख़ुद को मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं, मत करिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैं आपको कौन सी बात पर माफ़ करूं। आपने मुझसे बहुत कुछ छीना है, जो अब ज़िंदगी में मुझे कभी वापस नहीं मिल सकता, और ना ही मैं वापस कभी हासिल करना चाहती हूँ। तो ये जो कसक मेरे दिल में है ना, ये कभी निकल नहीं सकती। ना आप अपना मेयार गिराएं, और ना ही आप अपनी नाक नीचे करें। इस सब के पीछे जो वजह है वो बता दें मुझे, ताकि मुझे आपकी असल बात समझ में आए। वो फाइल इस एक तरफ रखते हुए सीट की पुश से टेक लगाते इसे पूछने लगी थी। खद्दाश बार कर रह गया। वो इसकी बात को प्यार से समझाने वाली
समझने वाली नहीं थी। दादाजान को सॉरी बोल दो, इनसे कहो कि जो कुछ तुम अनजाने में कर देती हो इसके लिए तो माजरत ख्वाह हो और आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे इनका दिल दुखे। वो उसे देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर चुका था, जबकि वह हैरानगी से उसे सुन रही थी। उसने कब दादाजान का दिल दुखाया था, कब उनसे कुछ ऐसा कहा था जिससे वो हट हुए हों। मैंने अब ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे दादाजान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो उसे घूरते हुए बोली। उसने फिर से दादाजान के दिल में इसके लिए कोई बात तो नहीं डाल दी थी जिसका पहला शक इसी पर जाता था। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से तो जो तुम हरकतें करती हो, ज़िद करती हो, हर बात पर डट जाती हो, दादाजान को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वो हमारे मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान है। तुम एक बार इनसे माजरत कर लो ताकि दादाजान की परेशानी कुछ कम हो सके। अभी तक दादाजान ने खदाश की पसंद के बारे में किसी को नहीं बताया था। खदाश क्या सोच रहा है और अब वो दिशाम को लेकर काफ़ी परेशान थे। कल रात उन्होंने कहा था अगर दिशाम आगे भी ऐसी ही रही तो वो इस बात को यही ख़त्म कर देंगे, ये सोचे बगैर कि वो लड़की इनके पोते की ख्वाहिश है। हमारा मुस्तकबिल, बहुत सारी बातों में से बस ये दो लफ्ज़ पकड़ कर रहेगी ही। हमारा मुस्तकबिल मतलब हम सब का मुस्तकबिल। दादाजान की सोचें हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं। उसका दिल तो चाहा कि इस आसपास पड़ी कोई भारी चीज़ इसके सर पर दे मारे ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ, ये लड़की तो खद्दाश काज़मी के दिल पर हुकूमत करती थी, उसे तो 7 खून माफ़ थे। ये मेरा और मेरे दादाजान का मसला है, आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही माजरत वाले ड्रामे करने की ज़रूरत है। वो जो हरम को आते देख सीधी होकर बैठ गई थी। तो मैं मेरी ज़ात से इतनी चिढ़ क्यों है, उसने पूछा। डोर खोल चुकी थी, इसलिए इसके सवाल का जवाब बीच में ही रह गया, जबकि वो उसे घूरकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। इस लड़की को समझना इससे के बस में तो हरगिज़ ना था।